गुरुदेव शरणं गुरुदेव नमामि। पाजी पद्धति भी भवन के भाग्यशाली दिशा निर्धारण का एक प्राचीन तरीका है। पाजी पद्धति 8 डायग्राम एवं लो शू चित्र पर आधारित है। यह केवल अनुकूल दिशा को इंगित करता है, अपितु शुभ एवं अशुभ क्षेत्र को भी दर्शाता है। इसकी गणना करने का तरीका वही है जो लो शू पद्धति में दर्शाया गया है। वार्षिक अंक ज्ञात करने के पश्चात आप इससे अपना तत्व एवं अनुकूल रंग भी ज्ञात कर सकते हैं। पाजी पद्धति 2 भागों में विभाजित है। प्रथम पूर्व क्षेत्र एवं द्वितीय पश्चिम क्षेत्र। पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर पूर्व, आग्नेय एवं दिशा आती है, जबकि पश्चिम क्षेत्र के अंतर्गत ईशान, वायव्य, पश्चिम एवं नैऋत्य दिशाओं का समावेश होता है। यदि आपका वार्षिक अंक 1, 3, 4 या 9 है तो उत्तर, पूर्व, आग्नेय एवं दक्षिण दिशा आपके लिए भाग्यशाली होगी। यदि आपका वार्षिक अंक 2, 6, 9 या 8 आता है तो ईशान, वायव्य, पश्चिम एवं नैऋत्य दिशा उत्तम रहेगी। यदि गणना में वार्षिक अंक 5 आता है तो इसे पुरुषों के लिए अंक 2 तथा स्त्रियों के लिए अंक 8 माना जाएगा। उदाहरणतः सन 1967 में जन्मे पुरुष का वार्षिक अंक 6 एवं स्त्री का वार्षिक अंक 9 है। इस वर्ष में जन्मे पुरुषों के लिए भाग्यशाली दिशा ईशान, वायव्य, पश्चिम एवं नैऋत्य है। इस दिशा निर्धारण के अनुसार मकान का मुख्य द्वार ईशान दिशा में तथा शयन कक्ष नैऋत्य दिशा में रखने से लाभ होगा। इसी प्रकार इस वर्ष जन्म स्त्रियों के लिए उत्तर, पूर्व, आग्नेय एवं दक्षिण दिशा भाग्यशाली है, अन्यथा उन्हें मुख्य द्वार उत्तर या पूर्व में तथा शयन कक्ष दक्षिण दिशा में रखना लाभदायक होगा। इसके चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। निर्धारित आकार। बागवा की जानकारी। सामंत चाऊ और राजा वेन द्वारा निर्धारित आकार बागवा के नाम से जाना जाता है। बागवा एक डिग्र है जो क्षितिज के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित है। इसका उपयोग वातावरण में वृद्धि कर सकता है। इसका मुख्य उपयोग किसी के जीवन में व्याप्त समस्याओं को जानना एवं उसके निराकरण का मार्ग बताना। बागवा एक अष्टभुज है जो 8 दिशाओं में विभाजित होकर जीवन की निम्नलिखित 8 स्थितियों को दर्शाता है। आप कोष्टक में देख सकते हैं। दिशा दक्षिण, तत्व अग्नि, स्थितियां समृद्धि एवं कीर्ति। दिशा आग्नेय, तत्व वायु, स्थितियां संपत्ति तथा धन। दिशा पूर्व, तत्व गर्जन, स्थितियां परिवार और स्वास्थ्य। दिशा ईशान, तत्व पर्वत, स्थितियां ज्ञान। दिशा उत्तर, तत्व जल, स्थितियां प्रगति। दिशा वायव्य, तत्व स्वर्ग, स्थितियां सहायक एवं मित्र। दिशा पश्चिम, तत्व सरोवर, स्थितियां संतान। दिशा नैऋत्य, तत्व पृथ्वी, स्थितियां विवाह। दक्षिण अग्नि। अग्नि डायग्राम में 2 ठोस रेखाओं के मध्य एक टूटी रेखा स्थित है। इसे देखकर अग्नि की लपटों से आभास होता है। अग्नि तत्व का क्षेत्र आंतरिक प्रकार एवं स्पष्टता का सूचक है। किसी भी चक्र या भूमि अथवा जीवन के अंत में अंतःकरण से प्रकाशित होता है। इसका अर्थ कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था की काल्पनिकता नहीं है, अपितु अंतःकरण से स्वयं को प्रकाशित करना एवं अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करने की योग्यता रखना। जब इस घर का बागवा प्रबल होता है तो मनुष्य की प्रसिद्धि में वृद्धि होती है तथा उसे समाज में सम्मान मिलता है। यदि बागवा कमजोर होगा, अर्थात यह भाग मकान या भवन में लुप्त हो, तो वहाँ वास करने वाला व्यक्ति दूसरों के विचार से बड़ी जल्दी प्रभावित होता है। इसमें आत्मविश्वास की कमी होती है। आग्नेय वायु। वायु डायग्राम में 2 ठोस रेखाओं के नीचे एक टूटी रेखा स्थित है। भूमि पर आयु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है, यद्यपि इससे जुड़ी भूमि नहीं होती है। वायु का घर सौभाग्य के, यद्यपि इसकी जड़ें भूमि नहीं होती है।
वायु का घर सौभाग्य की निरंतर प्रवाह एवं संपत्ति का सूचक होता है। कार्य में पदोपदी, सहयोगियों द्वारा प्रशंसा और व्यापार में पहचान, ये सब वायु के प्रतीक हैं। जब इस घर का बागवा प्रबल होता है तो यह व्यापार में सफलता एवं सौभाग्य लाता है। यदि इस घर का बागवा कमजोर है तो यह लगातार दुर्घटनाओं, कानूनी अड़चनों एवं हानि का कारण होता है। पूर्व गर्जन। गर्जन डायग्राम में दो टूटी रेखाओं के नीचे एक ठोस रेखा स्थित है। यह तीव्र तथा शक्तिशाली है। यह उठता है और बिना किसी नुकसान के बिखर जाता है। गर्जन बुजुर्ग या प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें माता पिता या उच्चाधिकारी सम्मिलित है। जब इस घर का बागवा प्रबल होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। यदि इस घर का बागवा कमजोर होता है तो कार्यक्षमता का ह्रास एवं जीवन स्फूर्ति में कमी दर्शाता है। ईशान पर्वत। पर्वत डायग्राम में दो टूटी रेखाओं के ऊपर एक ठोस रेखा स्थित है। यह गुफा या पर्वत के अंदर के स्थान से समान प्रतीत होता है। पर्वत ध्यान एवं प्रार्थना का प्रतीक है। लगातार ध्यान या अध्ययन करने से व्यक्ति अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। यह व्यक्ति के ज्ञान को भी दर्शाता है। बागवा का यह घर बहुत संतुलित होना चाहिए। जब बागवा का यह घर प्रबल होता है तो विषाद एवं पारिवारिक तनाव दर्शाता है तथा पारिवारिक का प्रत्येक सदस्य स्वार्थी हो सकता है तो संतानोत्पत्ति में कठिनाई का कारण बन सकता है। उत्तर जल। जल डायग्राम में टूटी रेखाओं के बीच एक ठोस रेखा स्थित है। जल का घनत्व मध्य में होता है तथा यह स्वच्छ एवं उन्मुख प्रतीत होता है। जल का स्नान कैरियर का प्रतीक है। यह निर्वाण जीवन के व्यतीत करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता का भी प्रतीक है। जब बागवा का यह घर प्रबल होता है तो वहां वास करने वाले व्यक्ति को धन की प्राप्ति एवं उसका सदुपयोग दर्शाता है। यदि बागवा का यह घर कमजोर होता है तो यह दर्शाता है कि घर का कोई व्यक्ति बीमार से ग्रस्त रहेगा। वायव्य स्वर्ग। स्वर्ग डायग्राम 3 ठोस रेखाओं से निर्मित है। यह एक सृजनात्मक शक्ति है जो सूर्य, वर्षा या वातावरण की अन्य शक्तियों द्वारा भूमि का पोषण करती है। इस सृजनात्मक शक्ति को सहायता करने वाले मित्रों के नाम से जाना जाता है। स्वर्ग का यह घर सहयोगी, कर्मचारी, अच्छे पड़ोसी तथा मित्रों का प्रतीक है। जब बागवा का यह घर प्रबल होता है तो इसमें रहने वाला व्यक्ति अत्यधिक मददगार एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति की सहायता करने वाला होता है। यदि बागवा का यह घर कमजोर होता है तो व्यक्ति अपने कर्मचारियों से त्रस्त रहता है। पश्चिम सरोवर। सरोवर डायग्राम में 2 ठोस रेखाओं के ऊपर एक टूटी रेखा स्थित है। इसमें ऊपरी सतह का खुलापन एवं निचली सतह पर सहती एक गहरी झील से आसान दिखाई देता है। सरोवर का घर रचनात्मक कार्यों का सूचक है। यह संतान, परियोजनाएं एवं जीवनोल्लास के निर्माण से सहायक होता है। जब बागवा का यह घर प्रबल होता है तो व्यक्ति सुखी, उत्तम जीवन व्यतीत करने वाला होता है। जब बागवा का यह घर कमजोर होता है तो व्यक्ति को अपनी खुशी के लिए धन संचय करने की कठिनाइयां होती हैं। नैऋत्य पृथ्वी। पृथ्वी डायग्राम 3 टूटी हुई रेखाओं से निर्मित है। यह वह विस्तारात्मक शक्ति है जो सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करती है। यह आपसी संबंधों का भी सूचक है। दूसरों से आपसी संबंध अच्छे व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। आपसी संबंध सुख का वह स्रोत है जो विवाह में परिवर्तित होकर परिवार के प्रारंभ होने तक का प्रतीक है। जब बागवा का यह घर प्रबल होता है तो घर में रहने वाली स्त्रियां पुरुषों से अधिक सुखी रहती हैं। अगर बागवा का घर कमजोर होता है तो घर में रहने वाली महिलाओं को कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है। यह भूमि एवं कृषि संबंधी समस्याओं का भी प्रतीक है। बागवा के अष्टकोणीय आकार में होने से कारण इसे सहजतापूर्वक प्लाट, घर, कमरे या फर्नीचर पर अध्यारोपित किया जा सकता है। बागवा को हथेली या चेहरे पर अध्यारोपित करके व्यक्ति के भाग्य या जीवन को समझा जा सकता है। यदि किसी वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं
अथवा संतान या संपत्ति संबंधी कोई समस्या हो तो बागवा को घर पर अत्यारोपित करके प्रत्येक दिशा में संबंधित बागवा की प्रबल या कमजोर स्थिति ज्ञात करके समस्या का कारण समझा जा सकता है। इन दोषों का निवारण करके भाग्य को बेहतर बनाया जा सकता है। अध्यारोपित बागवा का क्रियान्वय अत्यंत सरल है। ठीक प्रकार से बागवा का प्रयोग करने से पहले घर के मुख्य दरवाजे को समझना अति आवश्यक है। इस संबंध में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। मुख्य दरवाजा वह स्थान है जहाँ से ऊर्जा के अतिरिक्त मेजबान तथा मेहमान का प्रवेश होता है। कुछ घरों में सामने का दरवाजा अधिकतर बंद रखा जाता है एवं पिछले दरवाजे से ही आना जाना होता है। ऐसी स्थिति में घर के पिछले दरवाजे को ही घर का मुख्य द्वार समझा जाएगा। बागवा का प्रयोग जब एक घर या एक कक्ष में किया जाता है तो मुख्य द्वार की 3 संभावित स्थितियां निर्मित होती हैं। यदि दरवाजा मध्य में स्थित हो तो कैरियर का दाएं तरफ स्थित दरवाजा मददगार मित्रों का तथा बाएं और का दरवाजा ज्ञान का प्रतीक होता है। घर के प्रत्येक दरवाजे अलग अलग बागवा की उत्पत्ति करते हैं। उदाहरणार्थ 4 दीवारी का दरवाजा घर का मुख्य प्रवेश द्वार, बैठक कक्ष का दरवाजा शयन कक्ष या अध्ययन कक्ष के दरवाजों का अपना अलग अलग बागवा होता है। बहुमंजिलीय इमारत की प्रत्येक मंजिल अपना अपना बागवा निर्माण करती है। प्रत्येक मंजिल का बागवा वहाँ से प्रारंभ होगा जहाँ पर उस मंजिल के आने वाली सीढ़ी समाप्त होती है। इसका कार्यक्षेत्र उस मंजिल में विद्यमान संतप्त कमरे में होगा। उसी प्रकार हर कमरे का भी अलग अलग बागवा होगा। बागवा का उपयोग अनियमित आकार के प्लाट, मकान एवं कमरे में समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। बागवा के माध्यम से फेंग शुई विशेषज्ञ घर के समस्या कारक स्थल को मालूम कर सकते हैं। असामान्य आकार या प्लाट का संबंध क्षेत्र की कमियों को दर्शाता है। यदि प्लाट या भवन वर्गाकार अथवा आयताकार आकार में नहीं है तो वहाँ पर कोई भाग बाहर निकला हुआ लुप्त होगा। यदि मकान का कोई भाग लुप्त है तो उसे नकारात्मक क्षेत्र एवं बाहर निकले हुए भाग को सकारात्मक क्षेत्र कहा जाता है। अगर मकान की लंबाई या चौड़ाई में आधा या आधे से अधिक भाग बाहर निकला हुआ है तो वहाँ नकारात्मक क्षेत्र निर्मित होगा। जब बाहर निकला हुआ भाग आधे से भी कम होगा तो वहाँ सकारात्मक क्षेत्र निर्मित होगा। मकान या कमरे में बागवा के सिद्धांत का प्रयोग करके उसे अनुकूलित बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन या कमरे का संपत्ति क्षेत्र लुप्त है तो वहां निवासी को वित्तीय समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लुप्त क्षेत्र में दर्पण, पौधे या पारदर्शी कांच की गेंद को व्यवस्थित करके बागवा के इस भाग में वृद्धि की जा सकती है एवं इस दोष को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी कार्यालय में स्थित कीर्ति क्षेत्र में रखा हुआ लाल फूल या गमला पदोन्नति या ख्याति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। कोई भी निवारक जैसे दर्पण, प्रकाश, जल, पौधे, पारदर्शी कांच की गेंद, घटी, बांसुरी या रंग का उपयोग उस कमरे के क्षेत्र और अन्यथा व्यक्ति के जीवन में वृद्धि करने के सहायक हो सकते हैं। बागवा को अनुकूल बनाने में इन दोष निवारकों का प्रयोग व्यक्तिगत आवश्यकता एवं रुचि पर निर्भर करता है। ये निवारक आपस में परिवर्तनीय है। उदाहरण इसके लिए यदि किसी व्यक्ति को अधिक संपत्ति की इच्छा हो तो वह शयन कक्ष का कार्यालय संपत्ति कक्ष में पौधे, मछली, जलकुंड या पारदर्शी कांच की गेंद का प्रयोग कर सकता है। दोष निवारक विधियां। जीवन को सौम्य एवं सरल बनाने के लिए अनेक दोष निवारक विधियां हैं। इन निवारकों का प्रयोग करके वायु के प्रवाह में वृद्धि की जा सकती है। कमरे या प्लांट के अनियमित आकार को संतुलित किया जा सकता है या मकान के बागवा को अनुकूल बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति वैवाहिक समस्या से ग्रस्त है या वित्तीय समस्याओं को दूर करना चाहता है तो इन निवारकों का उचित उपयोग विवाह क्षेत्र
या संपत्ति क्षेत्र में करने से समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इन निवारकों का उचित उपयोग विवाह क्षेत्र या संपत्ति क्षेत्र में करके समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दोष निवारक का उपयोग करने से पूर्व व्यक्ति की उसकी समस्या एवं उसके संबंधित क्षेत्र का ज्ञान होना अनिवार्य है। प्रत्येक निवारक का अपना विशेष अर्थ एवं उपयोग हो सकता है। घर या कार्यालय में निवारक को स्थापित करने के पूर्व उस स्थल में व्याप्त गंदगी या कचरे को साफ करना अनिवार्य है। अव्यवस्थित क्षेत्र में निवारकों को स्थापित करने से उसका प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। दीवार, कमरे का किनारा, कक्ष का बाहर निकला भाग, खिड़की या दरवाजे, जहाँ कहीं भी इन निवारकों का उपयोग करना हो वह साफ सुथरा होना चाहिए। उस स्थल पर स्थित सभी अनुपयोगी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। साधारण सफाई निवारण के उपयोग के लिए पर्याप्त है।